दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों बीपीएससी पुनरावलोकन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास खंड के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ अनेक अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए जो इतिहास विषय से आयोजित की जाती हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी या फिर डी आर भंडारकर। तो सही उत्तर है विलियम जोन्स। याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस या सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एपियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के रूप में, जस्टिन स्ट्रैबो और एरियन ने सैंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। प्लूटार्क और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो याद रखिएगा, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वो मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। वो ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती है और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही भारत को सबसे पहले राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व था। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल। तो सही उत्तर चंद्रगुप्त ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत यानी दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन और तमिल साक्ष्यों से जानकारी मिलती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख भी मिले हैं, लेकिन अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है और इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष। तो सही उत्तर विशाखदत्त, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस नाटक से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को महापद्म नंद यानी नंद का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन भी कहा गया है और 18वीं शताब्दी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इसमें पूछा गया है कि मेगस्थनीज किसका दूत था? आपको बताना है। तो मेगस्थनीज सेल्यूकस का दूत था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। एक और प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो आप जानते हैं, मेगस्थनीज ने भारतीय साम्राज्य को या भारतीय समाज को कुल 7 श्रेणियों में विभक्त किया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। इसमें उसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार और व्यवसायी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री और उपदेशक। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता।
मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता है। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज कृत इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो उत्तर है इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वो नगर के पदाधिकारियों को एस्टीनोमोई कहता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, चोल मंगलम झील, ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। धर्म महामात्र की नियुक्ति, ये अशोक से संबंधित है। प्रयाग की सभा, ये हर्षवर्धन से संबंधित है। और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में हुआ था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, वो आपको बताना है। वह अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव दक्षिण भारत पर था, तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। याद रखिएगा दोस्तों, 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के गवर्नर यवन राज ने तुसाप्स ने इस जलाशय के साथ नहरें बनवाई और इस प्रांत को आनर्त और सुराष्ट्र भी कहा जाता है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, आपको बताना है। तो कलिंग विजय का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में है। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। ये देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हाथी गुम्फा अभिलेख चेद राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है। और आप देख लीजिए, ये गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, मस्की अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख एक तो अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में है, दूसरा हाथी गुम्फा अभिलेख में भी इसकी है। तो कोई एक अस्पष्ट नहीं है, यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेद राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है। ये गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख, याद रखिएगा, 13वें बृहत शिलालेख में है, न कि इनमें से किसी में से। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? यहाँ पर देखिए, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। तो सही उत्तर श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपाणी को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। तो ये था भाब्रू स्तंभ लेख। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, भाब्रू या वैराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, जिसको प्रियदस लाजा मागधे संघे अभिवादेने तुम आहा अपाबा धातम चय। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी भी प्रमाणित करता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है भाब्रू या बैराट शिलालेख। अशोक इसमें स्वयं को मगध का सम्राट बताता है। अगले प्रश्न पर आइए। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता या एक से अधिक। तो देखिए, अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी।
अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख के माध्यम से संदेश दिया है, अपासी नवे बहुक याने दया दाने सचे सोचये माधवे साधवे चय, यानी कम पाप करना, कल्याण करना, दान दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। तो ये सभी आप देखिए अशोक के धम्म के मूल में हैं, तो सही उत्तर इसमें विकल्प ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकीर्ति। तो सही उत्तर है प्रियदर्शी, ऑप्शन बी। दोस्तों, अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे देव नाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर और राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए अशोक को देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी जो है उसके शिलालेखों में कहा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ऑप्शन देखिए, संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। तो सही उत्तर प्राकृत भाषा, ऑप्शन बी। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। एक तो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। शिलालेख जो है 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से मिला है। ये हैं शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुड्डी और सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी लिपि है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में, और इसके अलावा आप देखिए तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में भी लिखा गया अशोक का एक भग्न अभिलेख शरेकुना नामक स्थान से यूनानी और आर्मेयिक लिपियों में मिला। द्विभाषीय अभिलेख और लघमान नामक स्थान से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो सही उत्तर अशोक के स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। एक और प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि खरोष्ठी लिपि है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप 1835, ग्रोटफेंड 1836, लैसेन 1838 आदि विद्वानों को है। ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो सही उत्तर है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी थी? खरोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये थे जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को जो कि ब्राह्मी लिपि में थे सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? आपको बताना है। तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, लेकिन विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए यहाँ पर चंद्रगुप्त हो जाएगा। उदयन ने दोस्तों सबसे पहले जो कि हर्यक वंशी शासक था, उन्होंने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की थी। उदयन के विकल्प में न होने पर यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप जानते हैं बृहद्रथ। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वो ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आप जानते हैं बृहद्रथ जो है ये अंतिम मौर्य सम्राट था।
अगले प्रश्न पर आते हैं, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो सही उत्तर है रोमिला थापर ने। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? तो सही उत्तर है तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध और जैन धर्म से जुड़ा रहा। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्र संघ के अंतर्गत प्रमुख गणराज्य यानी रिपब्लिक था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, आप जान लीजिए। और तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। तो याद रखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है ये तक्षशिला था। अगला प्रश्न मौर्योत्तर काल से संबंधित है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। शुंग, मौर्य, कुषाण और कण्व। इनमें से सही क्रम आपको बताना है। इनका सही क्रम कौन सा है कालक्रम के अनुसार? तो सबसे पहले मौर्य वंश यानी 2, फिर शुंग मौर्य वंश के बाद, उसके बाद कण्व आए थे, फिर कुषाण। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, विद्वान मौर्य साम्राज्य की अवधि लगभग 321 से 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व मानते हैं। शुंग राजवंश का जो काल अवधि है 184 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। कण्व राजवंश 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व है। कुषाण साम्राज्य को ईस्वी की पहली सदी से 3री शताब्दी के मध्य माना गया है। सही क्रम मौर्य, शुंग, कण्व और कुषाण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ से था? बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया या जावा सुमात्रा? तो सही उत्तर जावा सुमात्रा से। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुवर्ण भूमि का वो कौन सा शासक था? आप देखिए, सुवर्ण भूमि का वह कौन सा राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों बालपुत्र देव। बालपुत्र देव आप जानते हैं कि पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मत का अनुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। कर्ण सुवर्ण जो है ये पश्चिम बंगाल में कर्ण सुवर्ण। प्रागज्योतिषपुर असम को कहा जाता था। गिरनार कहाँ पर? तो गिरनार आप जानते हैं दोस्तों गुजरात में, और प्रतिष्ठान ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो पुरातात्विक और ऐतिहासिक विवरणों के आधार पर आप जान लीजिए कि कर्ण सुवर्ण को प्राचीन नगर बताया गया है जिसकी स्थिति वर्तमान मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल में मानी जाती है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्रागज्योतिषपुर और कामरूप दोनों नामों का प्रयोग प्राचीन असम और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए किया गया है। गिरनार पर्वत और उससे संबंधित प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल आज के गुजरात राज्य में आते हैं। प्रतिष्ठान या पैठन गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद जिले का नगर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? तो ये है जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन प्रथम का एक अभिलेखी साक्ष्य मिला है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति और स्कंदगुप्त के लेख भी खुदे हुए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी?
तो सही उत्तर है सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन के द्वारा की गई थी। रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से मिला है। संस्कृत भाषा का ये अभिलेख प्राचीन प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में से एक है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के निर्माण और पुनर्निर्माण की सूचना मिलती है। अगला प्रश्न है, किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, आपको बताना है। तो सबसे पहले कुषाण शासकों के द्वारा दोस्तों, कुषाण शासक जो है विम कडफिसेस, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन आरंभ कराया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण जो काम है उसमें विम कडफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की संख्या जारी की गई थी किसके द्वारा, तो सही उत्तर सातवाहन के द्वारा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या सातवाहन शासकों द्वारा जारी की गई थी। और आप जान लीजिए कि सातवाहन शासक की स्थापना सिमुक ने, सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इनकी वास्तविक राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, तो सही उत्तर है कण्वा या कर्ण वंश। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कण्वा या कर्ण वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर शासन किया था। दोस्तों शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी वह कण्व या कण्वायन के नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान ये भी ब्राह्मण वंश था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने बीपीएससी पूर्वावलोकन के अंतर्गत भारतीय इतिहास में मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।